बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सीएमएम के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ आज की इस पॉडकास्ट की होस्ट फातिमा अमीन। और हमारे साथ आज जो मायना शख्सियत मौजूद है वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि जिस तरह से जेलों में होने वाले इंतजामात और उसमें कैदियों को दी जाने वाली सहूलियात बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स पंजाब मियाँ फारूक नज़ीर साहब की। सर, सबसे पहले तो आपकी तशरीफ़ आवी का बहुत शुक्रिया। आप यहाँ तशरीफ़ लाए, आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला, इस पॉडकास्ट को टाइम दिया। सर, जब आप पहले आए थे इस कॉलेज में तो ये बिल्कुल लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ही कॉलेज स्टार्ट हुआ था, तो क्या आपको लगता है कि अब तक इस कॉलेज ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर ली है? जी डेफिनेटली हर गुजरते दिन के साथ इम्प्रूवमेंट हुई है। ये हमने शुरू किया था 2014 में, तकरीबन 10 साल पहले। तो उसके बाद फिर आपको पता है कि जिस तरह गवर्नमेंट के जो डेवलपमेंट के फंड्स हैं, कभी टाइम पे फंडिंग हो जाती है, कभी लेट हो जाती है, तो ये काम चलता रहा, लेकिन ये शुरू नहीं हो रहा था प्रॉपर फंक्शनिंग। तो फिर मैं 4 महीने पहले यहाँ पे मेरा चक्कर लगा। ये हमारे जो कमांडेंट हैं शौकत फरोज साहब, इनको हमने ये जिम्मेदारी दी। तो वो बड़ी दिन रात मेहनत करके और कोशिश करके तो इन्होंने ना सिर्फ इसको अपनी टीम के साथ मिलके आबाद किया, बल्कि अब पहला कोर्स भी हमने यहाँ पे शुरू करवाया। 300-350 बंदे का कोर्स करवाना ये बहुत बड़ा एक टास्क होता है। तो ये अभी आज फाइनली पास आउट हो गया कोर्स, बड़ा अच्छा रहा। इस दौरान मुश्किलात भी आई हैं, काफ़ी प्रॉब्लम भी आई हैं, लेकिन हमने मिलजुल कर उनको सॉल्व भी किया है। और अब आइंदा आने वाले हर कोर्स के साथ इसमें इम्प्रूवमेंट जो है वो इंशाल्लाह होती जाएगी। बिल्कुल। सर, जैसे कि आपने कहा कि कमांडेंट साहब को आपने अपना एक विज़न हैंड ओवर किया, आपको क्या लगता है उन्होंने अपने आपके इस विज़न को बखूबी सर अंजाम दिया है और आपके इस विज़न को लेकर सही तरह चलें? जी डेफिनेटली ऐसे ही है। आज मतलब देखें, आप इम्तिहान की तैयारी तो सारा साल करते रहते हैं, तो आपकी कारकर्दगी का तो उस वक्त पता चलता है जब आप एग्जाम में बैठते हैं और उसका रिजल्ट आता है। तो ये एक किस्म की तैयारी हो रही थी, एग्जाम दिए जा रहे थे, उसका आज रिजल्ट डे था। तो आज की परफॉर्मेंस जो है वो इस बात को डिटरमिन करेगी कि क्या जो टारगेट रखे गए थे वो पूरे हुए या नहीं हुए। तो अगर इनका देखें, जो ट्रेनिंग्स थे उनका जो टर्नआउट है वो बहुत अच्छा था। हालांकि सिर्फ 3 महीने का कोर्स है, यही कोर्स जो है वो दूसरी फोर्सेज 6 महीने 9 महीने का कोर्स होता है। हमने 3 महीने में इसको मुकम्मल किया है और इसका स्टैंडर्ड किसी भी लिहाज से कम नहीं था। अब अगला कोर्स जो है वो हम 4 महीने का करेंगे, ताकि इसमें मज़ीद बेहतरी जो है वो लाई जाए। मज़ीद इनको जो कुछ चीज़ें हैं आईटी के हवाले से है वो भी सिखाई जाए, और इनकी जो फायरिंग वेपन हैंडलिंग है उसको मज़ीद बेहतर किया जाए, और अच्छी मज़ीद सहूलतें भी दी जाएँ। तो मेरे ख्याल में इन्होंने अपना काफ़ी हद तक जो टारगेट्स हैं वो हमने मीट किए हैं। और ये असल में ये चीज़ है जो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये आप एट वन गो सारा कुछ अचीव नहीं कर सकते। हर वक्त बेहतरी की जो गुंजाइश है वो रहती है। अगर बेहतरी की गुंजाइश नहीं होगी या हम क्यूरियस नहीं होंगे तो फिर उसका मतलब है कि हम स्टेगनेंट हो जाएंगे, काम रुक जाता है। जब बंदा सेटिस्फाई हो जाता है किसी चीज़ से तो समझ लें उसकी जो आगे ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो ये ना ख़त्म होने वाला काम है। इसमें हर कोर्स में हर गुजरते दिन के साथ कोई ना कोई बेहतरी जो है वो इसमें आती रहेगी। फिर ये एक रिप्रेजेंटेबल इदारा बनेगा। और हमने इसको दूसरे मुल्कों की जो अकेडमीज़ हैं ट्रेनिंग की, करेक्शन की, उनके साथ भी एफिलिएट करने जा रहे हैं। इंटरनेशनल लोग भी यहाँ पे आएंगे, हमारा काम देखेंगे और उसमें अपने तजर्बे से हमें जो है वो मुस्तफ़ीज़ करेंगे। और हमारे ये जो ऑफिसर हैं, ट्रेनर हैं, इनको दूसरे मुल्कों में भी हम भिजवाएंगे ताकि ये वहाँ का भी जाके सिस्टम देखें ट्रेनिंग का, और उसमें जो अच्छी चीज़ें हम अडॉप्ट करें। बहुत अच्छी बात है। दैट इज़ अ वेरी ग्रेट स्टेप फ्रॉम योर साइड सर। अच्छा सर, बहुत और सारे और भी सवालात हैं कि जैसे कि इस दौरे हज़ा में अगर हम देखें तो हमारे जो इंटरनेशनल करेक्शनर्स हैं और पंजाब प्रिजन डिपार्टमेंट का मुआवजा किया जाए, तो अगर आपको क्या लगता है कि पंजाब प्रिजन डिपार्टमेंट में क्या क्या इक़दाम की अभी भी ज़रूरत है? देखिए, जो इंटरनेशनल जो इक़दाम हो रहे हैं या करेक्शन के काम हो रहे हैं वो हमें सारा पता है। मैं कम अज़ कम 12 मुल्कों में मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स पे, ओरिएंटेशन कोर्सेज पे जा चुका हूँ, और उसी की रोशनी में हमने ये फैसला किया कि हमें हमारे पास भी को अपने ट्रेनिंग कॉलेज को करेक्शन एकेडमी होनी चाहिए। और उनका जो निज़ाम है उन्होंने अपने मुल्क की, अपने एनवायरनमेंट की, अपनी रिक्वायरमेंट की बेस पे बनाया हुआ है।
हमारी जो कल्चरल बैकग्राउंड है, सिविलाइजेशन है, ये डिफरेंट है। हमारी जेलों का जो कल्चर है वो डिफरेंट है, क्राइम की जो नेचर है वो डिफरेंट है। तो उसी हिसाब से हमारी ट्रेनिंग भी जो होगी वो उनसे डिफरेंट होगी और नीड बेस्ड होगी। जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उस तरह की होगी। वहां पे आप देखें कि उन्होंने पूरा सिस्टम जो है वो ऑटोमेटेड किया हुआ है। पूरे एक बहुत बड़ा जो इदारा है जेल का, जिसमें 3-4 हज़ार लोग हैं, उसको 35 लोग हैं स्टाफ मेंबर, वो चला रहे हैं। बाकी उन्होंने सारी गैजेटरी लगाई हुई है, ऑटोमेटिक सिस्टम है हर चीज का। दरवाजे भी ऑटो डोर लॉक है, ऑटो लॉक सिस्टम है। वो कंट्रोल रूम से दरवाजा खोलना है, बंद होना है, बंदे ने आना है, जाना है, दिन का रात का, वो सारा निज़ाम ऑटोमेटिक है, गैजेटरी पे है। हमारा भी वो सिस्टम नहीं है, अब उसकी तरफ हम आगे जा रहे हैं। इसलिए हमारा ज़्यादा जो झुकाव है वो ह्यूमन रिसोर्स की तरफ है। तो ह्यूमन रिसोर्स जब तक खुद ट्रेंड नहीं होगा, उसने जो काम करना है, अगर आप किसी गाड़ी जितनी भी अच्छी खरीद लें, नई खरीद लें, अगर ड्राइवर ट्रेन नहीं है वो मार देगा कहीं ना कहीं। इसी तरह ये जो प्रिजन का डिपार्टमेंट है, इसको चलाने के लिए जो चलाने वाले लोग हैं, अगर वो ट्रेंड होंगे, एक्विप होंगे, उनमें सलाहियत होगी, कॉन्फिडेंस होगा, तो फिर ही अच्छा रिजल्ट दे सकेंगे। और जो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं उनको हमें फॉलो करना है, जिसमें एक मतलब एथिकल मॉरल स्टैंडर्ड है, उसको मेंटेन करना है। लोगों के साथ डीलिंग में ह्यूमेन होना है और उनको उनकी जो मसाइल हैं उनको जज करने की हमें सलाहियत होनी चाहिए। जेल में जो भी कोई बंदा आता है, प्रिजनर आता है, वो खुश नहीं होता। उसके दिमाग में बहुत सारे मामला चल रहे होते हैं। उसकी फैमिली पीछे डिप्राइव हो गई होती है, महरूम हो गई होती है। अगर वो कमाने वाला है तो वो बंदा जेल में आ गया, पीछे वो दरबदर हो जाते हैं, उसको बेशुमार टेंशन होती हैं। ऊपर से अगर हमारा भी रवैया उससे गाली गलोच का, बदतमीजी का होगा तो वो बिल्कुल और भी डेस्परेट हो जाएगा। तो इसलिए हमने हर जेल में साइकोलॉजिस्ट भी रखे हुए हैं, खवातीन भी हैं, मर्द भी हैं। हम लोगों की बात सुनते हैं, प्रिजनर की, उसका कोई हल निकालने की कोशिश करते हैं। अभी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से भी हमने एग्रीमेंट किया है, हर जेल पे एक सोशल वेलफेयर अफसर ले रहे हैं, ताकि जो जेल के बाहर के उसके मसाइल हैं वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के थ्रू उनको सॉल्व किया जाए। मतलब अभी भी इम्प्रूवमेंट है और जी है। और ये हर मेरी 34 साल सर्विस होगी, हर गुजरते दिन के साथ हमारे चैलेंजेस जो हैं वो बदलते रहते हैं, रिक्वायरमेंट्स बदलती रहती हैं, और उसके साथ साथ हम आगे अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो भी बदलते रहते हैं। और टारगेट हमारा ये है कि एक अल्टीमेट गोल जो है वो है रिहेबिलिटेशन एंड वेलफेयर ऑफ दी प्रिजनर्स, जिसकी वजह से ये सारा महकमा है, सारे ये ट्रेनिंग कॉलेज है, हम लोग हमारे रैंक्स हैं, ऑफिसर हम बने हुए हैं या स्टाफ हैं जिनकी रोजी लगी हुई है। ये बेसिक जो टारगेट है वो रेफॉर्मेशन और रिहेबिलिटेशन ऑफ द प्रिजनर्स, और उसके बाद री इंटीग्रेशन आफ्टर रिलीज, उनको सोसाइटी में दोबारा एडजस्ट करना। ये 3 हमारे टारगेट है। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा स्टेप है आपकी तरफ से भी, और ये एक जिस तरह से आप इस सिस्टम को लेकर चल रहे हैं, दिस इज डेफिनेटली ग्रेटफुल और बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा सर, पंजाब प्रिजन डिपार्टमेंट की जो मौजूदा सूरत हाल में अगर हम देखते हैं तो जदीद तकाज़ा से मांग कराने के लिए और क्या इक़दाम आप चाह रहे हैं कि हों इस कॉलेज में भी और आपकी जो जेल्स हैं उनमें भी? देखिए, कॉलेज में तो अभी फेज़ 2 का हमारा काम शुरू होना है। यहाँ पे खवातीन की ट्रेनिंग है, ऑफिसर्स की ट्रेनिंग है, खवातीन वार्डर्स की ट्रेनिंग है, क्लरिकल स्टाफ जो हमारा है उसकी ट्रेनिंग है, और अभी वो आगे ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पे हम शुरू होंगे। पहला कोर्स कर दिया, अभी दूसरा 23 मार्च को शुरू करेंगे, और हमारे पास 2,500-3,000 बंदा है तकरीबन जो अभी ट्रेनिंग जिसने लेनी है। ये भी साथ साथ चलेगी और साथ साथ वो भी कोर्सेज जो है वो हम शुरू करेंगे। और इनको एक्विप करना, ये एक फुल हम चाह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट यूनिट हो, इनको किसी किस्म की मोहताजी ना हो, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक डीलिंग नहीं है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे जो मतलब हाउस्ड एक किस्म का ये इदारा है। इसको आप अकेडमी कह लें, इसको आप ट्रेनिंग सेंटर कह लें। तो ये लोग जो हैं इन रिसोर्स मोबिलाइजेशन के हवाले से थोड़ा सा इनका इशू है, क्योंकि इनका पब्लिक के साथ एक्सपोजर नहीं है ज़्यादा। तो हम ये चाहेंगे कि भी इनको पूरी तरह इक्विपमेंट करें, इक्विपमेंट जो इनको चाहिए वो दें। कंप्यूटर्स हैं, इनके रहने के लिए बेहतर हालात हैं, इनकी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरियात हैं, और इस तरह के जो इशूज़ हैं वो हम इनको पूरे करेंगे। इनकी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं बजट की वो देंगे। और जो लोग ट्रेनिंग कॉलेज एकेडमीज़ को 40% या जो भी परसेंटेज है सैलरी की वो स्पेशल अलाउंस मिलता है, वो भी हम इनका इंशाल्लाह मंजूर करवाएंगे। यानी रिसोर्सेज पर भी काम किया जाए। जी रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा।
अच्छा, पिछले कई सालों में सर देखा गया है कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो जेलों में कैद रह चुके हैं, तो क्या उन पॉलिटिशियंस को भी वही सहूलियात दी जाती हैं जो एक कॉमन प्रिजनर को दी जाती हैं, या क्योंकि एक यूजुअली परसेप्शन बन चुका हुआ है कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं दे आर गिवन विद द हायर फैसिलिटीज देन द कॉमन प्रिजनर, तो आप इस पर क्या कहेंगे? जी, इसमें देखें कि जो प्रिजन है ना जी, ये कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ और रूल्स के तहत चलती है। ये कोई प्राइवेट अदारा नहीं है। गवर्नमेंट ने एक लॉ बना दिया है और लॉ के अंडर रूल्स बना दिए हैं कि भाई ये इस तरीके से जेल के अंदर जो लोग आएंगे उनको हैंडल किया जाएगा। उसमें किसी का नाम नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे पॉलिटिशियन भी आते हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट भी आते हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चरिस्ट भी आते हैं, यहाँ पे जागीरदार भी आते हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स भी आते हैं, यहाँ पे नैब के लोग भी आते हैं, यहाँ पे FIA के लोग भी आते हैं, एंटी करप्शन के लोग भी आते हैं, सरकारी अफसरान, मुलाजमीन वो भी आते हैं, यहाँ पे आम लोग भी आते हैं, डकैत भी आते हैं, अगवा करने वाले ग्रुप भी आते हैं, कत्ल करने वाले भी आते हैं, दहशतगर्द भी आते हैं, मजहबी दहशतगर्द भी आते हैं, हर किस्म के लोग आते हैं। तो उनके ऊपर जो रूल्स हैं, जो कानून है, किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, वो हर एक के ऊपर इक्वली लागू है। ठीक है, जो भी बंदा आएगा उसके मुताबिक जो कानून उसको डील करता है वही उसके ऊपर लगेगा। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि जिन लोगों का बाहर लिविंग स्टैंडर्ड जरा बेहतर होता है, जो टैक्स पेयर हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, या कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, उनको एक B क्लास की फैसिलिटी गवर्नमेंट देती है। तो वो भी जिसको गवर्नमेंट अप्रूव करती है उसके साथ कुछ फैसिलिटीज है, कोई अखबार मिल जाती है, बेड मिल जाता है, कोई टेबल कुर्सी मिल जाती है बैठने के लिए, इस तरह की चीजें हैं। तो मतलब वो भी कानून के मुताबिक है। लोगों तो यहाँ पे हर बंदा जो है उसने उस रूल के मुताबिक ही जो है वो चलना है। अमूमी तौर पर एक अवामी तासुर ये भी पाया जाता है कि सिर्फ गैर मियानी जो खाना है वो जेलों में काम किया जाता है, तो क्या आपको लगता है कि मेस सिस्टम इस तरह से बेहतर नहीं है? नहीं, देखिए उसमें देखें जब तक आप बीमारी को तस्लीम नहीं ना करेंगे तो आप इलाज भी नहीं हो सकता। अगर एक बंदा कहता है मैं बीमार ही नहीं हूँ, तो वो इलाज का तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैंने पहले दिन से मैं इस बात का जो है वो कायल हूँ। मैं बेसिकली सोशल वर्कर हूँ, मेरी बैकग्राउंड जो है वो सोशल वर्क की है। तो हम लोग जो है ना वो मसले को पहले एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर उसका हल करते हैं। हम ये अकेडमी बनी है, कॉलेज बना है, तो हमने इस मसले को एक्सेप्ट किया कि हमारे पास कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, हमारे लोग जो है वो ट्रेंड नहीं हो रहे, जेलों में उसका नुकसान हो रहा है। ठीक है ना, बिल्कुल अंधे बोले जिस तरह बंदे डेफ एंड डम जो है ना हम भर्ती कर करके भेजी जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं हमने करना क्या है। तो फिर ये एकेडमी बनी, ये कॉलेज बना, और अब इससे जो लोग जाएंगे वो सीखे हुए होंगे, उनके ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, पढ़े लिखे लोग हमने रखे हैं, हमने पूरा मेरिट को इंश्योर किया। इसी तरह जब खाने की अब बात करते हैं तो खाने में आज से 30-40 साल पहले आप चला जाएं तो सुबह भी दाल, शाम भी दाल, सुबह भी दाल, शाम भी दाल, रोटी, ये 2 चीजें थी। अब हफ्ते में 7 दिन है तो 14 मेन्यू है हमारे, दोपहर के और शाम के। उनमें 6 टाइम चिकन है, 3-4 टाइम उसमें दाल है, और उसके बाद सब्जियां हैं और इस तरह की चीजें हैं। टोटल 14 मील जो है। और हम जो शुरू हुए थे तो 19 रुपए पर हेड पर डे से शुरू हुए। अब इस वक्त हम 250 रुपए पर हेड पर डे के हिसाब से खाना दे रहे हैं, और वो जो खाना दे रहे हैं वो कच्चा राशन के ये रेट है। अगर इसको पका के और गैस के चार्जेस, लेबर के चार्जेस, बिजली के चार्जेस पे लगाएं तो ये एक दिन में तकरीबन 400 से 500 रुपया एक बंदे के खाने पे हम लगाते हैं। सुबह नाश्ते में पहले सिर्फ एक छोटी सी रोटी होती थी और चाय का कप था। अब नाश्ते में भी बाकायदा आलू की भुजिया या इस तरह का चने का सालन होता है, साथ रोटी होती है और साथ चाय होती है। अभी रमज़ान आ रहा है तो उससे पहले हमने इस दफ़ा एक समोसा और दूध, शरबत और खजूरें, ये अफ्तारी में, ये अफ्तारी की। और सहरी के टाइम पे खाने के साथ अंडा और चाय, ये चीज़ हमने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है। तो खाने का मेन्यू जो है वो हमारा बहुत बेहतर है। फिर उसको मॉनिटर हम करते हैं, सिर्फ कह के नहीं। हमारे आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं हर जेल के, और उस जेल में जब खाना सुबह तैयार होता है, दोपहर का तैयार होता है, शाम का, तो उसकी पूरी एक फुटेज बनती है 2-3 मिनट की, और वो शेयर होती है हमारे कंट्रोल रूम में लाहौर। वहाँ पे पूरे अफसर जो है ना वो इस काम के लिए बैठे हुए, एक एक फुटेज को चेक करते हैं। उसमें खाना का कलर कैसा है, रोटी कैसी है, उसमें चाय कैसी है, चाय का कलर कैसा है, हर चीज़ की। जो मुर्गी है अब जो देते हैं हम,
मुर्गी बाजार से हम बनी बनाई नहीं लेते, हम जिंदा मुर्गी मंगवाते हैं, पूरी गाड़ी आती है, उसको अनलोड करते हैं, फिर उसको ज़िबा करते हैं, फिर उसको गोश्त बनाते हैं, फिर उसका वजन करते हैं, और ये सारा प्रोसेस जो है वो फिल्म होता है, और ये फिल्म बना के हेड ऑफिस में कंट्रोल रूम में डाली जाती है। उसके अलावा हमारे 8-9 DIG हैं और IG भी हैं, ये हम ऑफ एंड ऑन सरप्राइज विजिट करके भी खाने का म्यार जो चेक करते हैं। इसके अलावा सेशन जज साहबान महीने में 2 दफ़ा जेल में आते हैं और खाने का म्यार चेक करते हैं। तो हमारा ये क्लेम है कि हमारा जो खाना है बाज़-औक़ात तो अगर कंपेयर करें तो हमारे मुलाजमों को भी ये खाना घरों में अवेलेबल छोटे मुलाजमों को नहीं है जो हम कैदियों को दे रहे हैं। और उसमें मज़ीद हम बेहतरी ये कर रहे हैं कि हम बाज़ारी आटा अब बंद कर रहे हैं, अब हम गंदम देने 14,000 टन गंदम हमारा एग्रीमेंट हो गया फूड डिपार्टमेंट से, वो गंदम हम जेलों पे स्टोर करेंगे, और हर जेल में हम ग्राइंडिंग मशीन जो है जिसको चक्की कहते हैं वो ऑटोमेटिक अपनी लगाएंगे हर जेल पे, और ये 30 जून से पहले मुकम्मल हो जाएगा काम। और बगैर सूजी मैदा निकाले पूरा होल मील जो वीट ग्राइंड करके हम कैदियों को जो है वो खाना इंशाल्लाह देना शुरू करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेस के ऊपर इसकी अप्रूवल हो चुकी है, सारे काम मुकम्मल हो चुके हैं। अब ये जो ग्राइंडिंग यूनिट है वो लगने शुरू हैं, 3-4 जेलों पे लगे हुए हैं, साहिवाल में भी लगा हुआ है, बाकियों पे भी हम बड़ी तेजी से ये काम कर रहे हैं, क्योंकि बाहर से जब हम मिल से आटा लेते हैं तो हमें शिकायत आती है। अब गंदम का रेट बहुत ज़्यादा हो गया तो उसमें हमें शिकायत आ रही है कि लोग मकई सस्ती है या चावल का जो टोटा है वो बड़ा सस्ता है, तो वो उसमें मिक्स कर देते हैं, तो आटे का वो म्यार नहीं रहता, और दूसरा आटे के अंदर से सूजी और मैदा जो है वो बाहर निकाल लेते हैं। तो वो फिर ये इस तरह के मसाइल को हल करने के लिए अब गंदम अपनी लेके गोदाम में रखेंगे। एक तो हमारी फूड सिक्योरिटी होगी, जो बाहर का ठेकेदार है कई दफ़ा अचानक ही कह देता जी मैं नहीं दे सकता, या किसी वजह से वो सप्लाई नहीं देता, उसके पास पेमेंट नहीं होती या कोई इशू हो जाते हैं, उससे भी हमारा मसला हल होगा। अब 10 दिन का एडवांस अपना गंदम हम ग्राइंड करके अपने स्टोर में रखेंगे, और अगर मशीन ख़राब भी हो जाए 2-4 दिन तो वो हमारे पास स्टोर में पड़ा होगा, और हम अपना इंडिपेंडेंट यूनिट करेंगे, क्योंकि ये रोज़ का काम है। वो कहते हैं कि रेल, मेल और जेल ये कभी बंद नहीं होती, तो फिर हमें उसी हिसाब से पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो मुस्तकिल हो, यहाँ पे जंग लगी हो, सैलाब आ रहा हो, धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, जेल का निज़ाम चलता रहता है। तो इसलिए हमें मुस्तकिल बुनियादों पर हम चीज़ों को सोचते हैं, हम फाइटिंग नहीं करते कि भी वक्ती तौर पे काम चला दिया उसके बाद अगले दिन फिर वही हमें। ये अगस्त सितंबर में हमने पूरे पंजाब में पहली दफ़ा ट्रैक्टर और ट्रालियाँ तमाम जेलों पे दी हैं। हमारी जेलों के साथ कहीं 8 एकड़, कहीं 10 एकड़, कहीं 5 एकड़ ज़मीन है, इस जेल के साथ भी है। तो ये कभी ट्रैक्टर किसी से मांगते थे, कभी कुछ करते थे, कोई वसाइल नहीं थे, ज़मीनें गैर आबाद पड़ी थी, और जो सब्जियां पकाते हैं ये बाजार से खरीद लेते हैं। अब हमने ये ट्रैक्टर वगैरह प्रोवाइड किए हैं, अब ये अपना ही काश्तकारी कर रहे हैं, अपना सारा कुछ बीज बो रहे हैं सब्जियों के, और सब्जियां 80% आलू के अलावा बाकी तमाम सब्जी जो है वो हम अपने फार्म से ले रहे हैं, मार्केट से सब्जी नहीं ले रहे। और हमारा तकरीबन 20-25 करोड़ के 16 करोड़ के ट्रैक्टर आए हैं, तो मेरा ख्याल है 16 करोड़ तो हमारा तकरीबन 6 महीने का खर्चा था सब्जियों पे, यानी वो अपनी कास्ट भी पूरी कर चुके हैं, और फ्री में हमें, और अच्छी सब्जियां जो हमने खुद उगाई हुई हैं, ना सिर्फ कैदियों को दे रहे हैं बल्कि यहाँ पे जो मुलाजिम रहते हैं उनकी फैमिलीज को भी दे रहे हैं, जो हमारे बॉर्डर लाइन है जो यहाँ पे फोर्स रहती है उनके मैच पे भी हम सब्जी फ्री दे रहे हैं। अच्छा सर, जेलों में मकीद सिरान को जो मौजूदा दौर के मुताबिक क्या सेहत की सहूलियात दी जा रही हैं, तो आपके मुताबिक कौन कौन सी सेहत की सहूलियात फ्राहम की जा रही हैं इस टाइम? सेहत का भी बड़ा इशू था, बड़े अरसे से हम ये देख रहे थे कि जेल में एक डॉक्टर होता है, 4000 बंदा होता है, वो ना उनको चेक कर सकता है, ना दवाई दे सकता है, बड़े मसले थे। फिर रात के टाइम अगर कोई किसी को हार्ट अटैक हो गया, कोई इमरजेंसी हो गई है, तो डॉक्टर को बुलाने ताकि वो बंदा फौत हो जाता। तो अभी फिर हमने ये किया है कि ये हेल्थ डिपार्टमेंट से हमने कोऑर्डिनेट किया, और जेलों का कैदियों की देखभाल का जो निज़ाम है वो सारा हमने हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले किया। अब हर जेल पे कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक डॉक्टर जो है वो पोस्ट आउट हो गए हैं, और सुबह की शिफ्ट, दोपहर की, रात की शिफ्ट, मॉर्निंग की शिफ्ट, इवनिंग की शिफ्ट, 3 शिफ्टों में 8-8 घंटे पे मुस्तकिल डॉक्टर जो है वो जेल में मौजूद रहेंगे। और अगर किसी किस्म की रात के 12-1 बजे भी इमरजेंसी है तो डॉक्टर वहाँ पे मौजूद होगा, वो 1 मिनट में वहाँ पे वो पहुंचकर इब्तदाई तिब्बी इमदाद देगा, चेकअप करेगा, अगर बाहर अस्पताल में भेजना है तो वो भी करेगा। फिर इनके जो टेस्ट हैं, जो डिस्पेंसर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो भी सारा हेल्थ की तरफ से आएगा,
पूरी लेबॉर्ट्री होगी, छोटे मोटे टेस्ट, एक्सरे प्लांट, डेंटल यूनिट, हर चीज़ जेलों में मौजूद है। ECG मौजूद है, ये अल्ट्रासाउंड मौजूद है। बल्कि लाहौर की जेल में तो हमने 2 डायलिसिस यूनिट भी लगाए हैं, जो बड़ी जेल है, कि जो गुर्दे के मरीज हैं जिनको गुर्दे फेल हो गए उनके डायलिसिस का भी इंतजाम किया है। तो हेल्थ को हमने अब हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले किया है कि ये आप चलाएं और हमारी जो सपोर्ट है, हमारी जो ओवरसाइट है वो आपके साथ रहेगी। उसके ऊपर भी आप सुपरविजन सारी कर सकते और वो मेडिसिन भी सारी हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो प्रोवाइड करेगा। जेलों में जो इस टाइम कैदी रह रहे हैं वो अपने लवाहिकीन से कैसे रब्ता कर सकते हैं, उसके लिए क्या उनकी फॉर्मेलिटी? जी, वो PCO लगे हुए हैं, हर जेल पे PCO लगे हुए हैं। अभी 1 से 2 दफ़ा हफ्ते में कॉल हो रही है। अभी 282 मजीद कॉलिंग बूथ हम लगा रहे हैं। हमारा टारगेट है कि कम अज़ कम हफ्ते में 3 दफ़ा ये बात कर सकें अपने घर में। और दूसरी नई ऑप्शन अब इनको दे रहे हैं, वो भी 30 जून तक हमारा काम मुकम्मल होगा। अभी लाहौर की दोनों जेलों में हमने शुरू कर दी है, वो है वीडियो कॉल की। जो टेलीफोन सेट हमने जो नया सॉफ्टवेयर लिया है उसमें हमने वो ऑप्शन दे दी है कि अगर आप ऑडियो वाला बटन दबाएंगे तो ऑडियो कॉल कर सकते हैं, अगर वीडियो वाला दबाएंगे तो आप वीडियो कॉल भी जो है वो अपने घर वालों के साथ कर सकते हैं। उससे हमारा अंदाज़ा है कि मुलाकातों का रश कम होगा। तो जब आप फेस टू फेस जिस तरह व्हाट्सएप पे बात हो जाती है, तो इस तरीके से अगर बात हो जाए तो लोगों को ज़रा तसल्ली हो जाती है। आजकल महंगाई का दौर है, जेलों तक आना जाना, खर्चे, किराया, ये बहुत मुश्किल है वालिदैन के लिए। ये जो ट्रेनिंग कॉलेज है पाकिस्तान का, अगर देखा जाए दिस इज़ अ प्राउड मोमेंट कि ये फर्स्ट ऐसा इंस्टीट्यूट है जो पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस करवाया है। तो आपका जो है इस कॉलेज को लेकर क्या फ्यूचर देखते हैं और आपके क्या मकसद हैं, क्या क्या सोचते हैं कि कितना प्रोग्रेस और करेगा और आप इसमें क्या क्या काम मज़ीद इसमें इम्प्लीमेंट करवाएंगे? देखिए जी, ये हमारा टारगेट तो यही है कि ये एक जिस तरह स्टेट ऑफ द आर्ट हमने इसको बनाया है या जो हमने सोचा है उसी तरह इसको आगे लेके चले। लेकिन देखें, इसमें सुस्ती की हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं होती। अच्छी से अच्छी चीज़ भी जो है ना, आप नई गाड़ी घर में ला के खड़ी कर दें, उसको सफाई ना करें, उसको चलाएं ना, उसकी बैटरी भी ख़त्म हो जाएगी, उसके टायर भी ख़राब हो जाएंगे और वो 2-3 महीने के बाद इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगी। ये एक ना ख़त्म होने वाली कोशिश है जो हमने करनी है। और जहाँ तक हम अगर पहुँचे आज, तो ये भी अनथक मेहनत से ही हम यहाँ तक आ सके हैं। एक टीम वर्क के साथ यहाँ पे आ चुके हैं। जिस बंदे को जो रोल दिया गया उसने कोशिश पूरी की, कुछ ने ज़्यादा की, कुछ ने कम की, अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक। हर बंदा एक जैसा डिलीवर नहीं कर सकता। कुछ गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं और जिसको फिर कुछ लोगों में अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत नहीं रखी होती, तो वो फिर मेहनत जो है ना वो उसका मुतबादिल है। अगर आप में सलाहियत की कमी है तो अगर आप मेहनत ज़्यादा करेंगे तो उसको आप उस कमी को कवर कर देंगे। तो ये टीम वर्क है। यहाँ पे हर बंदे ने, मैं समझता हूँ इंस्ट्रक्टर से लेके कमांडेंट तक, हर बंदे ने अपना अपना रोल भरपूर तरीके से, मेहनत से, तवज्जो से अदा करने की कोशिश की है। और आज हम इस पोजीशन में हैं कि पहला कोर्स पास आउट बड़े अच्छे अंदाज में हम कर सके हैं। Congratulations for this और वी आर होपफुल कि इन द अपकमिंग ईयर्स इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हम देखेंगे। एंड आपकी इस एफर्ट का बहुत बहुत आपको इसको प्राइज तस्लीम भी पेश करते हैं हम। एंड वी आर थैंकफुल अगेन फॉर योर प्रेजेंस हियर, फॉर टेकिंग आउट द प्रीशियस टाइम फॉर अस सर। जी हाँ, जैसे कि आपने देखा कि मियां फ़ारूक नज़ीर साहब, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स पंजाब, उन्होंने आपके तमाम सवालात के जवाब भी दिए हैं। तो हम उनकी आज की मौजूदगी है उसके बहुत शुक्रगुजार भी हैं। अल्लाह हाफ़िज़।